कमांडो शेर खान और शाहिद अली वहीं जमीन पर बिछी हुई खुश्क घास पर बैठ गए। शौकत अली कहने लगा, तुम दोनों ने देख लिया है कि इस गार तक पहुंचने के लिए हमें कितनी दुश्वार गुजार चट्टानों और तंग दुर्रों में से गुजरना पड़ा है। इस वजह से ये महफूज जगह है और सबकी नजरों से छुपी हुई है। हसनदीन शहीद के ज़माने में भी इस जगह का जम्मू की इंटेलिजेंस तक को इल्म नहीं हो सका था। हसनदीन बांडीपुरा में भारतीय फौज के साथ एक मुजाहिदाना झड़प में शहीद हुआ था। तब से हमने इस जगह को बिल्कुल अपनी हिफाजत में रखा हुआ है और कश्मीर के महाज से आने वाले कमांडो और मुजाहिदों को यहाँ रखा जाता है। शेर खान ने कहा, यहाँ से उधमपुर जेल कितनी दूर है? शौकत अली बोला, मैं यही तुम्हें बताने वाला था। इस खुफिया ठिकाने की एक खास बात यह है कि यहाँ से उधमपुर जेल को पहाड़ी दुर्रों और घाटियों में से एक खुफिया रास्ता जाता है, जिसकी वजह से उधमपुर जेल का फासला आधे से भी कम रह जाता है। इसके बाद शौकत अली बोला, अब मैं जाता हूँ, सुबह सुबह अपना एक मुजाहिद तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आ जाएगा। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, जेल में मुलाजिम अपने आदमी से तुम कब बात करोगे? क्योंकि हम इस आदमी की रजामंदी या इनकार के बाद ही किसी मंसूबे पर सोच विचार कर सकते हैं। शौकत अली कहने लगा, मैं इंशाल्लाह कल ही इसके घर जाकर बात करूंगा। इसने जो कुछ भी कहा मैं वो तुम्हें कल रात को आकर बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ। शौकत अली चला गया। इसके जाने के बाद शेर खान और शाहिद अली वहीं सूखी घास के बिस्तर पर फौजी कंबल ओढ़कर बैठ गए और मोमबत्ती की रोशनी में बातें करने लगे। ये एक छोटा सा कोठीनुमा कमरा था जो गार के अंदर जाकर कुदरती तौर पर ही बना हुआ था। बाज पत्थर और मिट्टी के पहाड़ एक जामद तोदे की तरह होते हैं, लेकिन बाज खालिस पत्थर के पहाड़ों के अंदर लाखों बरस की कुदरती शिकस्त और रेख्त के नतीजे में कुदरती गार वजूद में आ जाते हैं। और कहीं कहीं इन गारों में ऐसी कोठरियाँ और दालान अपने आप बन जाते हैं जिनको देखकर आदमी को महसूस होता है जैसे ये किसी इंजीनियर के बनाए हुए हैं। हसनदीन शहीद का खुफिया ठिकाना जहाँ शेर खान और शाहिद अली छुपे हुए थे, ऐसी ही एक कोठरी थी। ये कुशादा तो नहीं थी, लेकिन इसकी छत बहुत ऊंची थी और लगता था कि ऊपर पहाड़ की चोटी तक चली गई है। कुदरती तौर पर ही किसी जगह ऊपर या बाहर को निकली हुई नोकीली चट्टानों वाली दीवार में किसी जगह ऐसा शुगाफ कुदरती तौर पर हो गया था जहाँ से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। ताज़ा हवा गार के दहाने से आ रही थी। इस खुफिया ठिकाने के गार का दहाना तंग था और बाहरी नोकीली चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों ने इसे अपनी ओट में ले रखा था और वहाँ से गुजरने वाले को नजर नहीं आता था। इस लिहाज से ये जगह बड़ी महफूज थी। सुबह हुई तो गार के अंदर ऊंची छत के उभरे हुए पत्थरों के पीछे किसी जगह से दिन की रोशनी अंदर आने लगी थी। इस रोशनी से शेर खान और शौकत अली को पता चल गया कि बाहर दिन निकल आया है। शेर खान ने कहा, गार से निकलकर इर्द गिर्द के माहौल का जरा जायजा लेना चाहिए, क्या ख्याल है? शाहिद अली बोला, अच्छा ख्याल है। एक पत्थर पर लगी हुई बड़ी मोमबत्ती छोटी सी रह गई थी मगर अभी तक जल रही थी। शेर खान ने मोमबत्ती बुझाई और वो दोनों गार में से गुजरकर बाहर चट्टानों में निकल आए। उन्होंने पलटकर गार के दहाने को देखा। इसमें कोई शक नहीं कि गार के दहाने को सामने खड़ी चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों ने इस तरीके से छुपा रखा था कि वहां से गुजरने वाले को नजर नहीं आ सकता था। इन बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के दरमियान कोई रास्ता नहीं था। इन्हें बाज पत्थरों के ऊपर से और बाज चट्टानों की ढाल के बिल्कुल साल लगकर बाहर निकलना पड़ा। वो चट्टानों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आगे एक ढलान थी जिसके नीचे एक खुश्क बरसाती नाला जा रहा था जो छोटे बड़े सैकड़ों पत्थरों से अटा पड़ा था। नाले में कहीं कहीं जंगली झाड़ियां भी उगी हुई थी। दोनों कमांडो मुजाहिद वहीं बैठ गए। नाले के दूसरे किनारे पर एक पहाड़ टीले की ढाल थी। इस टीले के ऊपर धूप निकली हुई थी। कमांडो शेर खान ने कलाई पर वक्त देखा। अभी 7:15 ही बजे थे। शाहिद अली बोला, दूसरी तरफ भी चलकर देखते हैं कि इधर क्या है। वो उठे और वापस चलते हुए कार की दूसरी तरफ आ गए। यहाँ जमीन ऊंची नीची थी। हर तरफ चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। ये वो पत्थर थे जो सैकड़ों बरस के जलजलों के असर से पहाड़ की चोटी से टूट टूट कर नीचे गिरे थे। एक तरफ से ऐसी आवाज रही थी जैसे कहीं ऊपर से पानी गिर रहा हो। वो इस तरफ 6-7 कदम चले तो देखा कि 2 भूरे रंग के देवकामत चट्टानों के दरमियान एक छोटा सा पानी का तालाब बना हुआ है। इस तालाब में एक चट्टान के शुगाफ में से पानी की पतली सी धार निकल कर गिर रही थी। उन्होंने बैठकर पानी में हाथ डाला। पानी बहुत ठंडा था। शेर खान ने एक घूंट पिया और बोला, पानी मीठा है। शाहिद अली कहने लगा, ये मिट्टी के पहाड़ नहीं है, चट्टानी पत्थरों के पहाड़ है और पत्थरों के पहाड़ों में से निकलने वाला पानी मीठा और शफाफ होता है। शाहिद अली ने भी पानी का घूंट पिया। उन्होंने मुंह हाथ धोया, मजीद पानी पिया और जिस पहाड़ी रास्ते से इन चट्टानों के दरमियान आए थे इसी रास्ते से होते हुए अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आ गए। कुछ देर गुजरने के बाद शौकत अली का भेजा हुआ एक मुजाहिद इनके लिए खाना वगैरह लेकर आ गया और कहने लगा, लाला शौकत ने कहा है
कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। शाहिद अली ने कहा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुजाहिद यह कहकर वापस चला गया कि मैं शाम को रात के लिए खाना लेकर आऊँगा। कमांडो शेर खान और शाहिद अली को पूरा दिन गार में गुजारना था। इस किस्म की मुशक्क़त से वो कभी बोर नहीं हुए थे और न कभी दिल बर्दाश्त हुए थे। इन बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो एक तरह से मैदानी जिहाद में थे और जिहाद की बरकत से अल्लाह ताला ने इनकी हर सख्ती और मुशक्क़त को आसान कर दिया था। शाम के वक्त वही मुजाहिद खाना लेकर आया तो इसने बताया कि लाला शौकत आज रात किसी वक्त आएंगी। मुजाहिद चला गया। शाहिद अली ने शेर खान से कहा, लगता है शौकत अली ने उधमपुर जेल में मुलाजिम अपने आदमी से बात कर ली है। शेर खान ने कहा, यह तो शौकत अली के आने के बाद ही मालूम होगा कि असल सूरत हाल क्या है। रात को 10 बजे के बाद शौकत अली भी आ गया। पहाड़ी कोठरी में मोमबत्ती जल रही थी। शौकत अली इनके पास घास पर बिस्तर बनाकर बैठ गया। वो कुछ खामोश था। शेर खान ने पूछा, शौकत भाई अपने आदमी से कोई बात हुई क्या? शौकत अली बोला, वो राजी नहीं हुआ। चंद सेकंड्स के लिए कोठरी में खामोशी छा गई। शाहिद अली ने पूछा, राजी न होने की इस आदमी ने क्या वजह बताई है? शौकत अली कहने लगा, वही जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इसके दिल में भारतीय काबिज फौज के खिलाफ जज्बा इंतकाम की आग जरूर सुलग रही है, मगर वो पोते पोतियों वाला है। वो उम्र के आखिरी हिस्से में है। वो कहता है, मैं ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहता जो मेरे खानदान और इसके मुस्तकबिल को तबाह कर दे। वो रो पड़ा और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, शौकत अली इस बूढ़े को माफ़ कर देना। ख्वाजा असदुल्ला को कैदो बंद की सौकतें बर्दाश्त करते देखकर मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं यहाँ के हालात जानता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद के लिए कोई भी कदम उठाया तो यहाँ की CID को फौरन पता चल जाएगा और भारतीय दरिंदे मेरे खानदान के किसी एक फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात सुनाने के बाद शौकत अली खामोश हो गया। शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली क्या कह सकते थे, वो भी खामोश रहे। फिर शौकत अली कहने लगा, लेकिन वो खुफिया तौर पर हमें जेल के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करने पर तैयार है। क्या वो यहाँ आ जाएगा? शेर खान ने पूछा। शौकत अली ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, वो किसी खुफिया जगह पर जाने से भी घबराता है। वो कहता है कि जब से कश्मीरी लीडर को जेल में लाया गया है, सारे शहर में और ख़ास तौर पर जेल के आसपास इंटेलिजेंस का खतरनाक जाल बिछा दिया गया है। मुझे इसके घर जाना होगा। शाहिद अली कहने लगा, ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि इससे जेल के अंदर का पूरा नक्शा मालूम कर लो, और ये भी हमें इल्म होना चाहिए कि ख्वाजा साहब की काल कोठरी के बाहर गार्ड संतरियों की क्या पोजीशन है, गार्ड किस वक्त बदलती है, और ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए जब कोठरी से निकाला जाता है तो इन्हें किस तरफ ले जाया जाता है और कितने सिपाही इनके आसपास होते हैं। शौकत अली ने कहा, इसने ये भी बताया है कि अगरचे ये सिविलियन जेल है, लेकिन ख्वाजा साहब की सिक्योरिटी का इंतज़ाम फौज के हाथ में है और कोठरी के बाहर भी डोगरा फौजी पहरा देते हैं। बहरहाल मैं दूसरी तमाम मतलूबा मालूमात इससे फराहम करके ले आऊँगा। शौकत अली इसके कुछ देर बाद वापस चला गया। अगले दिन रात को आया तो इसके पास एक मोटा तय किया हुआ कागज़ था। इसने कागज़ खोलकर मोमबत्ती की रोशनी में कमांडो शेर खान और शाहिद अली के सामने रख दिया और बोला, ये जेल के अंदर का वो नक्शा है जो मैंने अपने आदमी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में बनाया है। ये देखो, ये वो फांसी की कोठरी है जहाँ ख्वाजा असदुल्ला को रखा गया है। इस कोठरी के इर्द गिर्द खारदार तारों की 4 दीवारी बना दी गई है, जिसमें रात को बिजली छोड़ दी जाती है। दिन के वक्त जब ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए कोठरी से निकाला जाता है तो 3 फौजी इनके आगे और 3 मुसल्ले फौजी इनके पीछे होते हैं। 2 मुसल्ले फौजी इनके दाएं बाएं होते हैं। इसके बाद शौकत अली ने जेल के शब रोज़ के बारे में वो तफसीलात बताई जो अपने आदमी ने इसे बयान की थी। ये सब कुछ जानने के बाद शौकत अली ने शेर खान और शाहिद अली से पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? शाहिद अली बोला, मैं समझता हूँ कि ये मिशन काफ़ी पेचीदा हो गया है, इसके लिए कोई मंसूबा काफ़ी सोच विचार के बाद बनाना पड़ेगा। शेर खान ने कहा, जब तक जेल के अंदर के किसी आदमी का हमें ताउन मुयस्सर नहीं होता, हमारे लिए किसी भी मंसूबे पर अमल करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पर इन हालात में जो हमें बताए गए हैं। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, लेकिन ख्वाजा साहब को भारतीय जेल से निकालना भी ज़रूरी है। अगर हमने देर कर दी तो भारतीय दरिंदे इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो शहीद हो गए तो ये हमारी तहरीक आज़ादी के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। शौकत अली ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, एक तरीका हो सकता है। शौकत अली और शेर खान इसकी तरफ देखने लगे। वो क्या? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली कहने लगा, क्यों ना हम किसी भारतीय लीडर को अगवा करके इसे यरगमाल बना लें, इसके इवज़ ख्वाजा साहब की रिहाई का मामला हल हो सकता है। शौकत अली बोला, जम्मू कश्मीर में अव्वल तो कोई भारत का अहम लीडर मौजूद नहीं, ले दे कि मकबूजा कश्मीर का कठपुतली वज़ीर आज़म फारूक अब्दुल्ला ही एक ऐसा शख्स है। इसको अगवा कर भी लिया तो भारतीय हुकूमत इसके इवज़ कभी ख्वाजा साहब को रिहा नहीं करेगी। तीनों मुजाहिद सोच में पड़ गए। इनके जहन में कोई ऐसा लाया अमल या मंसूबा नहीं आ रहा था जो कारगर हो और जिस पर अमल
करने से ख्वाजा साहब की रिहाई यकीनी हो। अचानक शेर खान ने कहा, इससे तो बेहतर है कि हम भारत का कोई मुसाफिर बरदार तैयारा ही अगवा कर लें, एक ऐसा तैयारा जिसमें कम से कम 100-150 भारतीय शहरी सवार हो। जब इनकी ज़िंदगी और मौत का मसला दरपेश हुआ तो भारतीय हुकूमत हमारे मुतालबे के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। भारतीय हुकूमत अपने 100-150 शहरियों की ज़िंदगी को, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हों, दांव पर नहीं लगा सकती। इस तजवीज़ के सुनते ही एक सन्नाटा सा तारी हो गया। शौकत अली ने कहा, मैं इस तजवीज़ की हिमायत करता हूँ। अगर हम इंडियन एयरलाइंस का कोई बोइंग मुसाफिर बरदार तैयारा अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ख्वाजा साहब को भारतीय हुकूमत अपने आप रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय हुकूमत पर अखबार वालों और मुसाफिरों के अजीज़ों और रिश्तेदारों का भी शदीद दबाव होगा। भारतीय हुकूमत इस शदीद दबाव के आगे ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगी। मुजाहिद शाहिद अली कहने लगा, इसमें सबसे बड़ा और अहम मसला कि हम तैयारे में असले समेत कैसे दाखिल होंगे। बोइंग तैयारे भारत के बड़े शहरों से प्रवास करते हैं और वहाँ सिक्योरिटी का जो ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है, इससे तुम लोग भी बखूबी वाकिफ़ हो। शौकत अली ने कहा, सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम किस शहर से तैयारी को हाईजैक करेंगे। इसके बाद सोचेंगे कि वहाँ की सिक्योरिटी से कैसे निपटा जा सकता है। आजकल इंडियन एयरलाइंस के बोइंग तैयारे भी अंदरूनी मुल्क प्रवास करते हैं। मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक प्रवास करने वाले तैयारे हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो हैं और तैयारों की हाईजैकिंग भी आपके कोर्स और तरबियत में शामिल थी, लेकिन आप में से किसी को भी इसका अमली तजुर्बा नहीं है और तैयारी की हाईजैकिंग में कई टेक्निकल नुक्तों पर भी गौर ज़रूरी हो जाता है और फिर दो आदमी इतने बड़े बोइंग तैयारी को हाईजैक नहीं कर सकते। शेर खान बोला, पहली बात तो यह है कि तजुर्बा अमल करने से ही आता है। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ 2 आदमी नहीं हैं, हमारे साथ कम से कम 3 और मुजाहिद भी होने ज़रूरी। इनमें किसी ऐसे मुजाहिद कमांडो का होना बहुत ज़रूरी है जो ख्वाह पायलट ना भी हो, लेकिन इसने हवाबाजी की तरबियत ज़रूर हासिल कर रखी हो। अगरचे इसके बगैर भी तैयारी को हाईजैक करने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जा सकता है, लेकिन तैयारी की टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर कॉकपिट के अंदर की पेचीदा टेक्नोलॉजी से वाकफियत रखने वाले किसी मुजाहिद की मौजूदगी हमारे मिशन की तकवीत का बाइस होगी। क्या किसी ऐसे मुजाहिद का इंतज़ाम हो सकता है? शौकत अली कुछ सोचने के बाद बोला, फौरी तौर पर ऐसा कोई मुजाहिद मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हमें ऐसा कोई ना कोई नौजवान मिल जाएगा, मगर मुझे 2-1 दिन की मोहलत दे दो। इस दौरान तुम्हारे लिए यही जगह सबसे महफूज रहेगी। शौकत अली चला गया। इसे गए हुए 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन भी गुजर गया। शाहिद अली ने शेर खान से कहा कि शौकत अली किसी ऐसे मुजाहिद की तलाश में निकल गया है जो तैयारी की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हो। शेर खान बोला, तुम्हें इसका इंतज़ार करना ही होगा क्योंकि हमारी पार्टी में किसी तरबियत याफ्ता टेक्निकल मुजाहिद का होना ज़रूरी है। चौथा दिन भी गुजर गया। चौथे रोज़ रात के पिछले पहर में शौकत अली आ गया। इसके साथ एक गोरा चिट्टा खुश शक्ल मुजाहिद भी था। शौकत अली ने शेर खान और शाहिद अली से इसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मुजाहिद मीर हमजा है। ये इंडियन एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ में 10 बरस मुलाजमत कर चुका है और तैयारा चलाने की तरबियत भी हासिल कर चुका है। दूसरी बात यह है कि मीर हमजा भारत के अहम शहरों के हवाई अड्डों के बारे में काफ़ी मालूमात रखता है। ये सब लोग बैठ गए और मोमबत्ती की रोशनी में बातें करने लगे। मीर हमजा ने कहा, शौकत अली ने मुझे आपके मंसूबे के बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरी राय ये है कि हमें किसी बड़े मुसाफिर बरदार बोइंग तैयारी को अगवा करने से गुरेज करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बड़े तैयारे में मुसाफिरों की तादाद 350 के करीब होती है और मुसाफिरों की इतनी ज़्यादा तादाद हमारे लिए मुख्तलिफ मसाइल खड़े कर सकती है। शेर खान ने मीर हमजा से पूछा, लेकिन ये बात भी है कि तैयारी में मुसाफिरों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी भारतीय हुकूमत पर इतना ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। मीर हमजा कहने लगा, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इतनी ज़्यादा मुसाफिरों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और हम पर तैयारे के अंदर किसी भी मुसाफिर के हमले का ख़तरा मौजूद रहेगा। फिर तुम क्या कहते हो? शाहिद अली ने पूछा। मीर हमजा कहने लगा, हमें तादाद की बजाय मुसाफिरों की समाजी हैसियत को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। बाज़ शख्सियत ऐसी होती हैं कि 100 मुसाफिरों के मुकाबले में इस एक शख्सियत का दबाव हुकूमत पर ज़्यादा पड़ जाता है। शाहिद अली कहने लगा, तुम्हारा मतलब ये है कि हम भारत के किसी लीडर को अगवा करें तो एक तो इन लोगों के साथ सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम होता है, दूसरे हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब कौन सा लीडर किस जहाज़ में सफ़र करने वाला है। मीर हमजा बोले, लीडर के अलावा भी समाज में ऐसे तबके मौजूद हैं जो अगर तैयारे में सवार हों तो भारतीय हुकूमत शदीद दबाव में आ सकती है। शौकत अली ने कहा, क्या तुम्हारी मुराद भारत के आला कारोबारी तबके से है? मीर हमजा ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, मेरी मुराद भारत के कारोबारी VIP तबके से भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये सब बातें हम यहाँ बैठ कर तय नहीं कर सकते। हमें भारत के किसी बड़े शहर में बैठकर ये सारा मंसूबा तैयार करना होगा, कोई ऐसा शहर जहाँ से बोइंग अंदरूनी परवाज़ों पर आते जाते रहते हैं। शौकत अली ने शेर खान से कहा, मीर हमजा ठीक कह रहा है। शेर खान ने मीर हमजा से सवाल किया, तुम्हारे ख्याल में हमें किस शहर में जाना चाहिए?
मीर हमजा कुछ सोचने के बाद बोला, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास जैसे बड़े शहरों से हमें गुरेज करना चाहिए। मेरी राय में हमें लखनऊ जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। मैं लखनऊ के हवाई अड्डे पर 4 साल ग्राउंड सर्विस करता रहा हूँ। वहाँ के ग्राउंड स्टाफ से मेरी अच्छी खासी वाकफियत भी है और इनमें से किसी को मालूम नहीं है कि मैं जिहाद कश्मीर में शरीक हो चुका हूँ। वो यही समझते हैं कि मुलाजमत से अलग होने के बाद मैं बम्बई में अपना कारोबार कर रहा हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ के जरिए हमारे रास्ते की कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। मुजाहिद शाहिद अली ने शौकत अली की तरफ देखकर कहा, शौकत भाई, लखनऊ में हमें कोई खुफिया ठिकाना मिल सकता है क्या? हमारे लिए होटलों में ठहरना खतरे का बाइस हो सकता है। शौकत अली बोला, मेरे भाई, भारत के हर शहर के मुसलमानों को कश्मीरियों के जिहाद आज़ादी से दिली हमदर्दी है और वह हर तरह से इनकी मदद करने को हर वक्त तैयार हैं। लखनऊ में भी दूसरे शहरों की तरह हमारा एक खुफिया ठिकाना मौजूद है जहाँ यहाँ के मुजाहिद हमारे साथ पूरा ताउन करेंगे। मैं इन सब मुजाहिदों को जानता हूँ। अगर आपने लखनऊ को ही अपना हाइड आउट बनाने का फैसला कर लिया तो मैं आपके साथ जाऊँगा। मीर हमजा कहने लगा, मैं तो लखनऊ से ही इस मिशन को शुरू करने का मशवरा देता हूँ। शेरखान ने कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुजाहिद शाहिद अली ने भी इस फैसले की तायीद की। इसके साथ ही कहा, लेकिन हमारे साथ मजीद कम से कम 2 मुजाहिद होने चाहिए। शौकत अली ने कहा, इसका इंतज़ाम लखनऊ में ही हो जाएगा। लखनऊ के मुजाहिद बड़े जाली मुजाहिद हैं और इतने पढ़े लिखे ज़रूर हैं कि अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकते हैं। मीर हमजा ने कहा, आपका इस मिशन पर कब रवाना होने का इरादा है? शेरखान बोला, इसका फैसला तो शौकत भाई ही कर सकते हैं। हम तो आज ही रवाना होने को तैयार हैं। शौकत अली कहने लगा, मैं तो खुद इस मिशन को जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहता हूँ ताकि अपने लीडर को जितनी जल्दी हो सके भारतीय फौज के मजालिम से निजात दिलाई जाए। आखिर ये तय हुआ कि चारों मुजाहिद मुँह अंधेरे जालंधर जाने वाली पहली लारी से रवाना हो जाएंगे। शौकत अली और मीर हमजा रात को ही चले गए। शेरखान और शाहिद अली मुँह अंधेरे खुफिया ठिकाने से निकलकर लारी अड्डे पर पहुंच गए। शौकत अली और मीर हमजा पहले से वहाँ मौजूद थे। ये चारों मुजाहिद अलग अलग होकर लारी में सवार हो गए। शौकत अली का पहले लखनऊ जाने का ख्याल था, लेकिन अपने साथियों के जज्बात को देखते हुए वो भी इनके साथ ही रवाना हो गया। जालंधर तक वो खैरियत से पहुंच गए। खतरा सिर्फ इंटेलिजेंस वालों का ही हो सकता था, लेकिन चारों मुजाहिद जम्मू के देहातियों के भेस में थे, इसलिए इन पर किसी को शक न हुआ। जालंधर से वो कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। लखनऊ वो दूसरे तीसरे दिन पहुंच गए। लखनऊ स्टेशन की इमारत से बाहर आकर वो चारों एक जगह मिल गए। शौकत अली को मालूम था कि इन्हें किस जगह पहुंचना है। उन्होंने एक टैक्सी ली और दरियाए गुमती का पुल उबूर करके एक खास इलाके में से गुजरते हुए एक जगह आकर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी और पैदल रवाना हो गए। इस इलाके का भी हम तफसील से जिक्र नहीं करेंगे और नहीं बताएंगे कि ये इलाका लखनऊ का कौन सा इलाका है। एक पब्लिक कॉल ऑफिस से शौकत अली ने अपने खास मुजाहिद को, जो लखनऊ की खुफिया तंजीम का लीडर था, फ़ोन किया और इसे बुलाया। 10 मिनट के बाद खुफिया तंजीम का लीडर, जिसका फर्जी नाम हम अशरफ रख लेते हैं, वहाँ अपनी जीप लेकर पहुँच गया। चारों मुजाहिद जीप में बैठे और जीप इनके लखनऊ वाले खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। वहाँ इन्हें 3 और मुजाहिद भी मिले। चाय की एक प्याली पीने के बाद इनकी अहम तरीन मीटिंग शुरू हो गई। सबसे पहले ये फैसला किया गया कि लखनऊ आने वाली और लखनऊ से जाने वाली मुख्तलिफ शहरों को अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ों का चार्ट हासिल किया जाए और ये भी देखा जाए कि करीब तरीन परवाज़ों में जिन मुसाफिरों की बुकिंग हो चुकी है, इनमें से कोई अहम शख्सियत तो नहीं है। मीर हमजा दूसरे दिन लखनऊ के एयरपोर्ट पर गया और वहाँ अपने पुराने साथियों से मुलाकात की। इसने इन्हें बताया कि मैं कारोबार के सिलसिले में रात को ही बजरिया कार लखनऊ आया हूँ और चंद एक रोज़ यहाँ क्याम करूँगा। मीर हमजा दोपहर तक एयरपोर्ट में रहा। इस दौरान इसने अंदरूनी मुल्क मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ों का एक चार्ट भी हासिल किया और कुछ दूसरी ज़रूरी मालूमात भी हासिल की और खुफिया ठिकाने पर वापस आ गया। इसने परवाज़ों का चार्ट और इनके चंद एक एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट भी अपने मुजाहिदों शौकत अली, शेरखान और शाहिद अली के सामने रख दी। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि जारी हफ्ते के दौरान किन लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई है। इनमें फ़र्स्ट क्लास के मुसाफिर कितने हैं? इनमें 10 फर्स्ट क्लास के और 15 इकोनॉमी क्लास के मुसाफिर थे। इन सब में कोई अहम सियासी या कारोबारी या समाजी या फौजी शख्सियत नहीं थी। शौकत अली ने कहा, इसका मतलब है कि हमें एक हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार करना होगा। शेरखान बोला, हमें अपना मिशन इतना लेट नहीं करना चाहिए, एक हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। शौकत अली बोला, मगर ये हमारी मजबूरी है शेरखान, हमें तो सिर्फ वही तैयारा हाईजैक करना है जिसमें भारत की कोई अहम तरीन समाजी, सियासी या कारोबारी शख्सियत सफ़र कर रही हो, जबकि हम पर यह शर्त भी आयद है कि हम बड़ा बोइंग तैयारा अगवा नहीं करेंगे। इस दौरान मीर हमजा बड़े गौर से परवाज़ों वाले चार्ट को पढ़ रहा था। अचानक इसने चार्ट पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, दोस्तों, अब हमें एक हफ्ता इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सबने चौंक कर मीर हमजा की तरफ देखा। मीर हमजा ने कहा, हमारा मकसद हल हो गया है, ये देखो।
4 दिन बाद सुबह की परवाज़ AT 310 में लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की 30 लड़कियों का एक ग्रुप तालीमी सियाही दौरे पर बम्बई जा रहा है। ये ग्रुप एक एयरबस में सफ़र कर रहा है जो बोइंग के मुकाबले में छोटा तैयारा होता है और इसमें मुसाफिरों की गुंजाइश भी कम होती है। इस तैयारे को हाईजैक करेंगी गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ की लड़कियां आमतौर पर आला घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। इनमें फौजी और सियासी और समाजी शख्सियात की लड़कियां भी होती हैं। 30 लड़कियों के इस ग्रुप को जहाज़ के साथ यरगमाल बनाकर अपने मकसद को हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।